जरा जल्दी करो, आधे घंटे से विवेक का दोस्त बाहर बैठा है हमारे इंतजार में। जब विवेक को पता चला कि आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है तो उसने तुरंत भेज दिया अपने दोस्त को हमें लाने के लिए। कैलाश जी ने पत्नी उमा से कहा, हाँ हमें बुलाना जरूरी था ना, अगर माँ बाप ही नहीं आएंगे तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। माँ बाप की सेवा तो करनी नहीं है, बस समाज में दिखावा करना है कि हम साथ साथ हैं। अगर माँ बाप से जरा सा भी लगाव रहता तो वो हमें अकेला छोड़कर नहीं जाता। कल की आई लड़की के लिए माँ बाप को छोड़ दिया हमारे बेटे ने। मेरे तो जरा भी मन नहीं है वहां जाने का। उमा जी बोली, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, जल्दी से उपहार लो और कार में बैठो। बेचारा लड़का कब से हमारा इंतजार कर रहा है। कैलाश जी ने फिर से कहा। आज कैलाश जी के बेटे विवेक के नए घर की गृह प्रवेश की पूजा थी, जिसमें शामिल होने के लिए उन्हें बेटे के घर जाना था। आज से 3 साल पहले उनके बेटा बहू ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। माता पिता ने कार में उपहार रखे और निकल गए बेटे के घर के लिए। घर के बाहर ही बेटा बहू उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। विवेक ने आदर के साथ माता पिता का घर के अंदर प्रवेश करवाया। पंडित जी अपनी तरफ से सारी तैयारी कर चुके थे। नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त सब वहां मौजूद थे। बहू महिमा के मायके से भी उसके माता पिता, भाई भाभी सब उपस्थित थे। घर छोटा था मगर बहुत ही खूबसूरत था। छोटी जगह का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया गया था। सामान कम था पर तरीके से व्यवस्थित था। सोफे की जगह नीचे गद्दे रखकर इंडियन सेटिंग का लुक दिया गया था। घर में एसी नहीं था मगर ताजी हवा व धूप खिड़की के रास्ते खूब आती थी। कई रिश्तेदार घर की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ रिश्तेदार दबी जबान में विवेक और महिमा की बुराई कर रहे थे। भला माँ बाप से अलग रहने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा बंगला तो था पिता का, फिर बेवजह आलीशान घर को छोड़ ये छोटा सा घर बनाने का क्या मतलब? देखना पछताएंगे। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? बड़े बेटा बहू तो विदेश में जा बसे हैं, अब ये छोटे बेटा बहू भी एक ही शहर में अलग होकर बैठ गए। आजकल की पीढ़ी को बस आजादी प्यारी है। माँ बाप की सेवा करते वक्त उन्हें जोर आता है। कम से कम माँ बाप की उम्र का लिहाज तो करना चाहिए। रिश्तेदार बातें बनाने में लगे थे। बहू महिमा ने आगे बढ़कर सास ससुर के पैर छुए तो ससुर ने बेमन से खुश रहो का आशीर्वाद दिया। सास ने तो अपने पैर पीछे खींच लिए, फिर बहू को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। महिमा अपने गृह प्रवेश की पूजा में कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा और वो अपने पति विवेक के साथ पूजा में बैठ गई। उसकी 5 साल की बेटी अपने नाना नानी के साथ बैठी थी। महिमा ने उसे दादा दादी के पास जाकर नमस्ते करने के लिए कहा, पर बच्ची ना जानी किस डर से उनके पास जाने से कतरा रही थी। वहां जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। सास ससुर बेचारे बनकर बैठे थे। तभी महिमा के भाई के बेटे ने, जो महज 3 साल का था, चॉकलेट खाते खाते चॉकलेट का रैपर जमीन पर फेंक दिया। महिमा की सास उमा जी जोर से बोल बैठी, अरे बच्चे की माँ, कुछ सिखाया नहीं क्या इसे? इस तरह से घर में गंदगी नहीं फैलाते। जी आंटी जी, माफ कीजिएगा, सिखा तो रही हूँ इसे सब मैनर्स, पर छोटा है ना, कभी कभी बेपरवाह हो जाता है बच्चा। महिमा की भाभी बोली और उसने रैपर उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। महिमा और विवेक ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ओर देखा, पर कुछ बोल ना सके। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हो गई। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, पंडित जी ने विवेक और महिमा से कहा। पति पत्नी साथ में सबका आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले वो महिमा के सास ससुर के पास गए। ससुर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और साथ लाए उपहार महिमा को दिए, लेकिन सासू जी ने मुंह बनाते हुए महिमा से कहा, बहुत खुश होंगे ना तुम्हारे माँ बाप और तुम, अब अपने घर में अपनी मनमानी कर सकोगी। मेरे बेटे को तो हमसे दूर कर दिया और तुम्हारे माँ बाप बेटी के घर अब जब जी चाहे आते रहेंगे। खुशी मिल गई तुझे? माँ जी, इस बात का जवाब तो मैं आज आपको देकर ही रहूंगी, पर अभी मुझे ब्राह्मण भोज और कन्या भोज कराना है, महिमा बोली और वहां उपस्थित सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर किचन में चली गई। उसने अपने हाथों से पंडित जी की थाली लगाई। कन्याओं को भी प्रेम और आदर के साथ भोजन के लिए बिठाया, पर सास की बातों से उसकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे। महिमा और विवेक ने कन्याओं को भोजन करवाकर यथाशक्ति भेंट दी, फिर सभी मेहमानों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मम्मी पापा चलिए खाना खा लीजिए, विवेक ने कहा। नहीं, अब हम चलते हैं, तुम्हारी पत्नी हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करती।
अब वो हमें जवाब देने का सोच रही है। हमने तो बस उसे इतना कहा, सास ससुर से अलग होकर बहुत खुश होगी, तो इतने में ही भड़क गई तुम्हारी पत्नी। उमा जी बोली, माँ, हमें आपका घर छोड़े 3 साल हो गए हैं। आप अभी भी इस बात के लिए महिमा को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या सिर्फ हमारी गलती थी? जब मैं छोटा था तब भी मेरे किसी दोस्त का घर आना आपको पसंद नहीं था, क्योंकि हम सब मिलकर घर में मस्ती करते थे, कमरे को अस्त व्यस्त कर देते थे, पर हमें मस्ती करके खुशी मिलती थी। चिप्स बिस्किट का छोटा सा टुकड़ा भी जमीन पर गिरता तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था। डांट के डर से मेरा कोई दोस्त घर नहीं आता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैं हॉस्टल चला गया आगे की पढ़ाई करने। माँ, अनुशासन सही है, पर अति हर चीज की बुरी होती है। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। कॉलेज में मेरी मुलाकात महिमा से हुई। पहली ही नजर में वो मुझे पसंद आ गई, क्योंकि महिमा खुलकर हंसती थी, बोलती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो महिमा से ही, पर मुझे पूरा विश्वास था कि आप इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दोगी, क्योंकि महिमा हमारी कास्ट की नहीं थी और उसका आर्थिक स्तर भी हमारे लेवल का नहीं था। इसलिए हमने आप लोगों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली थी, फिर आपके पास आए थे। विवेक बोला, हाँ हाँ, सब याद है मुझे। ये सब बात याद दिलाने से क्या मतलब है तेरा? उमा जी बोली, अब जब हमारी शादी तो हो गई थी, आप लोगों को इस शादी को स्वीकार करना पड़ा, पर आपने महिमा को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने बहुत कोशिश की आपके दिल में अपनी जगह बनाने की, पर वो हार गई। मैं फैमिली बिजनेस में पापा की मदद करने लगा और महिमा ससुराल को अपना घर समझकर आपका हाथ बटाने लगी। सबकी आंखों के सामने पिछली बातें घूमने लगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद महिमा ने अपने कमरे में अपनी माँ के द्वारा दी गई रंगीन कलर की बेडशीट बिछाई, जो उसे बहुत पसंद थी। आते ही अपनी मनमानी करने लगी हो, ये मेरा घर है, यहाँ पर पर्दे बेडशीट सब लाइट कलर का ही रहेगा। उमा जी ने कहा। घर पर काम वाली आती थी जो घर की डस्टिंग करती थी। उसके बावजूद उमा जी महिमा से दिन में 2 बार घर की सफाई करवाती। एक बार महिमा से गलती से चाय उबलकर 1 चम्मच के करीब नीचे किचन काउंटर पर गिर गई। उमा जी चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या, या मायके छोड़कर आई हो दिमाग? मुझे गंदगी जरा भी बर्दाश्त नहीं, तुरंत साफ करो इसे। महिमा चुप रही, पर उसकी आंखों में से टप टप आंसू बह निकले। एक बार महिमा ने गलती से रसोई में एक डिब्बा यहाँ से वहां रख दिया। इस पर भी सासू माँ चिल्लाई, तमीज नहीं दी तुम्हारे माँ बाप ने कि बर्तनों को कैसे ध्यान से रखना होता है, प्रॉपर जगह पर। मम्मी जी, मैं धीरे धीरे ये सब सीख जाऊंगी, पर आप मेरे माँ बाप को ताने मत दिया कीजिए, महिमा ने कहा। महिमा सोचती, यहाँ तो गलती होने से पहले मेरी जान क्यों नहीं चली जाती। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सास उमा जी बहू से हर बार ये कहना नहीं भूलती कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा। महिमा के ससुर जी भी पत्नी के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि घर में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने मौन धारण कर लिया था। एक बार महिमा अपनी सास उमा जी से बोली, मम्मी जी, मेरे मामा मामी हमारे शहर आए हैं, वो हमसे मिलने के लिए घर आना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें आज रात डिनर पर इनवाइट कर लूं? कोई जरूरत नहीं है उन्हें डिनर पर इनवाइट करने की। मुझे मेहमानों का आना जाना ज्यादा पसंद नहीं, और फिर उनकी और हमारी आर्थिक स्थिति में काफी अंतर है। खान पान, आमदनी, खर्चे के पैमाने में अंतर है। हाथ में तुम्हें वो देंगे कुछ नहीं, हमारा पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो जाएगा। कह देना उनसे कि हम 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। उमा जी बोली, बस कहने को घर अपना था, पर यहाँ अपनापन नाम मात्र ही था। अब तक तो महिमा अकेली थी, जैसे तैसे वो सब संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बेटी होने के बाद और ज्यादा समस्या हो गई। अब महिमा को अपनी बच्ची को ज्यादा समय देना होता, तो घर के काम पहले की तरह समय से नहीं हो पाते। इस बात पर भी उमा जी महिमा को खूब सुनाती, पर उसका सहयोग वो जरा सा भी नहीं करती। जब बच्ची थोड़ा थोड़ा चलना सीख गई, तो वो कभी किसी कमरे का सामान बिखेर देती, तो कभी किसी कमरे का। डांट पड़ती महिमा को। महिमा अपनी बच्ची के साथ प्यार भरा समय नहीं बिता पाती। वो तो हर वक्त केवल घर समेटने में ही लगी रहती। महिमा, महिमा, देखो तुम्हारी बच्ची को, सोफे के कवर नीचे जमीन पर गिरा रखे हैं और सोफे पर चढ़कर कूद रही है महारानी। उमा जी ने पोती गुनगुन के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया और फिर उसका हाथ खींचकर उसे सोफे से नीचे उतारा। खबरदार, आज के बाद सोफे पर चढ़ी तो
जरा भी संस्कार नहीं दिए बच्ची को कि कैसे घर में तरीके से रहना चाहिए। उमा जी महिमा पर चिल्लाई। महिमा अपनी 2 साल की बच्ची को घर के तौर तरीके सिखाने में असफल जो थी। मम्मी जी, आप प्यार से भी गुनगुन को तौर तरीका सिखा सकती थी। इस तरह जोरदार थप्पड़ मारकर उसका हाथ खींचना क्या जरूरी था? बच्ची है, थोड़ी बहुत शरारत तो करेगी ही ना। आखिर उसे हर वक्त बांध कर तो नहीं रख सकते। इस बार महिमा ने अपनी सास का विरोध किया। आखिर वो एक माँ जो थी। महिमा का यूं बोलना उमा जी को अपना अपमान लगा। देखो, ऐसा है बहू, ये मेरा घर है, यहाँ रहना है तो तुम्हारी बच्ची को भी हमारे हिसाब से रहना होगा। अगर समझ नहीं है तो उसे समझाओ। अब बच्ची को गोद में लिए क्यों खड़ी हो? उसे नीचे उतारो और सोफे पर सही से कवर लगाओ। उमा जी बोली। आज पहली बार महिमा ने अपने पति से सास ससुर से अलग होकर रहने की बात कही। अब पोती की छोटी छोटी हरकतों पर भी उमा जी घर में कलह मचा देती। अपनी पोती से उन्हें जरा भी प्यार लगाव नहीं था। उन्हें तो बस ईंट पत्थरों से बने घर से ही लगाव था। अब तो महिमा के पति विवेक ने भी ठान लिया था कि वो छोटा सा ही सही पर अपना खुद का मकान जरूर बनवाएगा, जहां उसकी पत्नी और बच्ची खुलकर जी सके। रोज रोज की कलह से तंग आकर ना चाहते हुए भी विवेक अपने माता पिता से अलग होकर किराए के घर में रहने लगा। इधर उमा जी को तो अब काम करने की आदत नहीं थी। उन्होंने 2 नौकरानियां और रख ली, घर की साफ सफाई और रसोई के काम के लिए, जो उमा जी से मोटी तनख्वाह भी लेती और अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर उन्हें काम छोड़ने की धमकी भी देती। महिमा भी अपनी बच्ची को संभालते हुए घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उमा जी का बड़ा बेटा भी विदेश में अपने परिवार के साथ सुकून से रह रहा था। वो अपने माता पिता के स्वभाव से परिचित था, इसलिए वो वापस अपने देश नहीं आना चाहता था। वो अपने माँ पापा को अपने पास बुलाता, मगर सिर्फ महीने 2 महीने के लिए। माँ के तेज स्वभाव के कारण 2 साल से तो उसने उन्हें अपने पास बुलाया तक नहीं। आज विवेक का सपना साकार हो गया था। उसने अपनी कुछ बचत, कुछ गहने बेचकर और बैंक से लोन लेकर अपना खुद का छोटा सा मकान बना लिया था। उसने गृह प्रवेश की पूजा में अपने माता पिता को आमंत्रित किया था, पर आज अपनी माँ को महिमा को ताना मारते देख विवेक चुप न रह सका और उसने अपनी माँ को सच्चाई का आईना दिखा ही दिया। माँ, उस घर में हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारी बच्ची का बचपन भी उससे छिन रहा था। वो आजादी से वहां खेल भी नहीं सकती थी। वो घर तो केवल आपका था, पर ये घर हम सबका है। आप लोग चाहें तो इस छोटे से घर में रह सकते हैं, हमें खुशी होगी। विवेक ने अपने माता पिता से कहा। नहीं बेटा, अब हमें जाना होगा, पर भविष्य में बेटे बहू का सहारा जरूर लेंगे। तुम हमारे लिए कैब बुक कर दो, विवेक के पिता ने कहा, जो जानते थे कि अलग होने का दोष केवल बेटे बहू पर नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, हर बार बेटा बहू ही जिम्मेदार नहीं होते। परिवार में तालमेल व एकता बनाए रखने में घर के बड़ों का बहुत योगदान होता है। कहीं कहीं सास ससुर खुद गलत होते हुए भी सारा इल्जाम बहू पर मढ़ने में देर नहीं लगाते, और इसके अलावा जीवित रिश्तों में खुशी तलाश करें, ना कि बेजान चीजों में। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।